वर्ल्ड वॉर 2 के जंगलों से लेकर सेमीकंडक्टर क्लीन रूम्स तक, ये रिश्ता हिस्ट्री से बना है और डायस्पोरा से जिया है, और जियोपॉलिटिक्स से फ्यूचर डिफाइन करेगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है ये विजिट सिर्फ एक डिप्लोमेटिक था, तो सेमीकंडक्टर वर्ड सुनते ही समझ जाइए कि ये विजिट फ्यूचर वॉर्स और इकोनॉमिक्स के लिए था। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में हिस्ट्री सिर्फ यादें नहीं होती, हिस्ट्री ट्रस्ट कैपिटल होती है। इसीलिए मलेशिया भारत को आउटसाइडर नहीं मानता। ये रिलेशनशिप दोस्तों कोई एंटी चाइना नहीं है, ये रिलेशनशिप है प्रो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये रिश्ता एक रेवोल्यूशनरी टर्न ले लेता है, जब जापान ने ब्रिटिश मलाया, जो आज का मलेशिया है, उस पर कब्जा कर लिया था। तब साउथ ईस्ट एशिया इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का एक मेजर बेस बन चुका था, और यहीं से उठी थी आजाद हिंद फौज की आवाज। वंदे मातरम दोस्तों, मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत और मलेशिया के रिलेशनशिप पर। एक ऐसी दोस्ती जो सिर्फ ट्रेड या डिप्लोमेसी तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इतिहास, खून, सैक्रिफाइस, कल्चर एंड जियोपॉलिटिक्स सबका एक बहुत ही बेहतरीन मिश्रण है, और इन्हीं सबसे जुड़ी हुई है। और इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, वर्ल्ड वॉर के दौर में। दोस्तों, आज के इस सेशन को हम बेसिकली तीन बड़े हिस्सों में डिवाइड करने वाले हैं। पहला हिस्सा जो होगा, उसमें हम बात करेंगे भारत और मलेशिया के गहरे इतिहास की, ब्रिटिश राज से पहले के सिविलाइजेशनल रिश्तों से लेकर मैं कहूंगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर और आजाद हिंद फौज तक। दूसरे हिस्से में हम समझेंगे कैसे ये हिस्टोरिकल बॉन्ड धीरे 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 एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील होती गई, ट्रेड, डायस्पोरा, आसियान और इंडो पैसिफिक के कॉन्टेक्स्ट में। और तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में हम डिटेल में एनालाइज करेंगे पीएम मोदी और मलेशियन पीएम अनवर इब्राहिम के 2026 के मीटिंग की, जहां पर सेमीकंडक्टर से लेकर सिक्योरिटी, टेररिज्म और जियोपॉलिटिक्स, इन सब ने इस रिलेशनशिप को कैसे एक फ्यूचर रेडी बना दिया है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, पार्ट 1, जो कि है भारत मलेशिया रिलेशनशिप का इतिहास। दोस्तों, मलेशिया और भारत का रिश्ता ब्रिटिश राज से भी पहले का है। और जब हम ये कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ मॉडर्न डिप्लोमेसी या एम्बेसी रिलेशन नहीं होता। इसका मतलब होता है समंदर, व्यापार, धर्म, भाषा और सभ्यता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ब्रिटिश राज आने से हजारों साल पहले, जब यूरोप दुनिया का मैप भी नहीं बना पाया था, तब भारतीय व्यापारी और नाविक बंगाल की खाड़ी और कोरोमंडल कोस्ट से लेकर मलक्का स्ट्रेट तक जाया करते थे। ये वही मलक्का स्ट्रेट है जो आज जियोपॉलिटिक्स का चोक पॉइंट है। कभी इंडियन ओशियन ट्रेड नेटवर्क का दिल हुआ करता था ये मलक्का ट्रेड, मलक्का स्ट्रेट। दक्षिण भारत के चोल, पल्लव और पांड्या राज्यों के दौर में भारतीय ट्रेडर्स जो थे वो कपड़ा, मसाला, सोना और रत्न, इन सब को लेकर साउथ ईस्ट एशिया जाते थे। सिर्फ माल नहीं जाता था दोस्तों, आइडियाज भी जाते थे। संस्कृत के शब्द, हिंदू बुद्धिस्ट फिलोसॉफीज, टेम्पल आर्किटेक्चर, गवर्नेंस कंसेप्ट्स, आज भी मलेशिया और पूरे साउथ ईस्ट एशिया में रामायण के लोकल वर्जन्स, संस्कृत से निकले हुए शब्द, टेम्पल मोटिफ, इन सब का जिंदा सबूत है। एक स्पिरिचुअल और सिविलाइजेशनल कनेक्ट है दोस्तों। मलेशिया में हिंदुइज्म और बुद्धिज्म किसी फॉरेन इन्वेजन के थ्रू नहीं आया, बल्कि ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज के थ्रू आया। ये डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यहाँ कल्चर इम्पोज्ड नहीं था, कल्चर अडॉप्टेड था। और जब कल्चर वॉलंटरीली अडॉप्ट होता है आम जनता में, तो वो लंबे समय तक चलते हैं, जनरेशन्स तक सरवाइव करते हैं, जो कि हुआ है इस वक्त ऐसा ही मलेशिया में।
बाद में जब इस्लाम साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंचा, तब भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का रोल क्रिटिकल रहा। केरला के अरब इंडियन ट्रेडर्स या गुजराती मर्चेंट्स, इन सारे लोगों ने साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड और कल्चरल लिंक्स को जिंदा रखा। इस पीरियड में भी पोर्ट्स कनेक्टेड रहे, लैंग्वेज इन्फ्लुएंस रहा, कमर्शियल ट्रस्ट बना रहा। ये कंटिन्यूअस रिलेशनशिप थी, ब्रेक्स के साथ नहीं, ब्रिजेस के साथ। फिर आया ब्रिटिश राज। ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया को लेबर सोर्स बनाया। मलेशिया, जो उस वक्त मलया या मलया था, इसको प्लांटेशन इकोनॉमी बनाया। लाखों भारतीय रबर प्लांटेशन, रेलवेज, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मलया लाए गए, और यहीं से एक नया चैप्टर शुरू हुआ। भारतीय डैश तो दोस्तों, आप एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट देखिए, एनेक्डोट देखिए। उस वक्त भी ब्रिटिश सरकार को यह पता था कि भारतीय जो मूल के लोग हैं, नो नॉट भारतीय मूल के लोग, भारत के लोग रादर, वो कितने अच्छे हैं काम करने में, कि उनको भारत से उठाकर मलेशिया या मलाया में भेजा गया कि तुम वहां पर एज अ लेबर काम करो। एंड दैट सेम ट्रस्ट द वर्ल्ड हैज इवन टुडे ऑन द इंडियंस, कि भैया ये लोग काम के लोग हैं। दैट्स अ नाइस हिस्ट्री टू नो। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पर। भारतीय डायस्पोरा इन मलेशिया, अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तमिल लैंग्वेज स्कूल्स में आई, प्रेस में आई, कल्चरल लाइफ का हिस्सा बनी वहां। इसीलिए जब मोदी जी तमिल लैंग्वेज की बात करते हैं तो वो इमोशनल कोई नॉस्टैल्जिया नहीं होता, हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी की बात कर रहे होते हैं मलेशिया में। एंड व्हाई दिस हिस्ट्री स्टिल मैटर्स टुडे। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में हिस्ट्री सिर्फ यादें नहीं होती, हिस्ट्री ट्रस्ट कैपिटल होती है। इसीलिए मलेशिया भारत को आउटसाइडर नहीं मानता, भारत मलेशिया को ट्रांजैक्शनल पार्टनर नहीं मानता। ये रिश्ता पोर्ट से तो शुरू हुआ था, प्लांटेशन से गुजरा, फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ा, और आज सेमीकंडक्टर्स और इंडो पैसिफिक तक पहुंच गया है। लेकिन दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये रिश्ता एक रेवोल्यूशनरी टर्न ले लेता है, जब जापान ने ब्रिटिश मलाया, जो आज का मलेशिया है, उस पर कब्जा कर लिया था। तब साउथ ईस्ट एशिया इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का एक मेजर बेस बन चुका था, और यहीं से उठी थी आजाद हिंद फौज की आवाज, जिसका नेतृत्व कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, मलेशिया, सिंगापुर और बर्मा आईएनए के रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक्स के सेंटर बने। हजारों भारतीय मूल के मलेशियंस ने ब्रिटिश आर्मी छोड़ी, आईएनए ज्वाइन की, और भारत की आजादी के लिए लड़े। इसी वजह से आज भी मलेशिया में आईएनए वेटरन्स का रेस्पेक्ट है। नेताजी को वहां हीरो माना जाता है, और इसी लेगेसी को पीएम मोदी ने रिवाइव किया जब उन्होंने आईएनए वेटरन जयराज राजा राव से मुलाकात की। दैट वाज अ हिस्टोरिक मोमेंट, जयराज राजा राव से मिलने की। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद क्या होता है दोस्तों। मलेशिया को आज़ादी मिली 1957 में, और उसके बाद से भारत और मलेशिया के रिलेशंस का बेस तीन चीजें रही हैं। और वो तीन चीजें कौन सी है। एक, कॉमन कॉलोनियल एक्सपीरियंस, दोनों पे अंग्रेजों ने राज किया है। दूसरा, डेमोक्रेटिक वैल्यूज। और तीसरा, भारतीय डायस्पोरा, स्पेशली हमारे तमिल भाई। तंबी बोलिए यानी छोटा भाई, या अन्ना बोलिए यानी बड़ा भाई। तमिल में हमारे तमिल भाई वहां पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, फ्रॉम अ कल्चरल पर्सपेक्टिव। मलेशिया में आज लगभग लगभग 2 मिलियन लोग भारतीय मूल के हैं। तमिल लैंग्वेज स्कूल्स में है वहां पर। तमिल मीडिया, सिनेमा, फेस्टिवल्स जोर शोरों में चलता है। और इसीलिए मोदी कहते हैं, शेयर्ड लव फॉर तमिल लैंग्वेज कनेक्ट्स इंडिया एंड मलेशिया टुगेदर। तो उस वक्त ये कोई स्पीच नहीं होती, ये एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी है। एंड दैट इज वेयर मोदी जी इज एबल टू कनेक्ट द डॉट्स विद द मलेशियंस ऑन दिस। अब हमारे सेशन के
सेशन के पार्ट 2 में आते हैं दोस्तों। भारत मलेशिया रिलेशनशिप का स्ट्रेटेजिक इवोल्यूशन। 1990 से 2000 का जो पीरियड था, वो उस इकोनॉमिक फेज में ट्रेड हुआ, पाम ऑयल हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, एजुकेशन हुआ। 2010 का जो स्टेज था वो स्ट्रेटेजिक फेज था। डिफेंस डायलॉग्स हुए 2010 के दौरान, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बातें हुई, आसियान एंगेजमेंट की बातें हुई। और 2024 में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। भारत मलेशिया रिलेशनशिप को ऑफिशियली कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाया गया। और इसी पार्टनरशिप को 2026 में नेक्स्ट लेवल पर ले जाने आए हैं नरेंद्र मोदी और अनवर इब्राहिम। और अब पार्ट 3, जो करंट मीटिंग चल रही है मोदी और पीएम अनवर की, डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। सबसे पहले सिक्योरिटी। दोनों पीएम्स ने ये एग्री किया कि डिफेंस कोऑपरेशन को ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाया जाए। मैरीटाइम सिक्योरिटी पर जॉइंट फोकस, इंटेलिजेंस शेयरिंग, काउंटर टेरर कोऑर्डिनेशन। मोदी जी का क्लियर मैसेज है यहाँ, टेररिज्म पर नो डबल स्टैंडर्ड्स, नो कॉम्प्रोमाइज। ज्वाइंट स्टेटमेंट में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की अनइक्विवोकल कंडेमनेशन हुई है। टेरर फाइनेंसिंग, रेडिकलाइजेशन, इमर्जिंग टेक का मिसयूज, जैसे क्रिप्टो, एआई, डार्क वेब। और ये सब सिर्फ बायलैटरल नहीं है, ये यूएन और एफएटीएफ लेवल पर कोऑर्डिनेशन की भी बात हुई है। एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। पॉइंट नंबर 2 जो इनकी बात हुई है, सेमीकंडक्टर्स, रियल स्ट्रेटेजिक गोल्ड। दोस्तों, अगर आपको लगता है ये विजिट सिर्फ एक डिप्लोमेटिक था, तो सेमीकंडक्टर वर्ड सुनते ही समझ जाइए कि ये विजिट फ्यूचर वॉर्स और इकोनॉमीज के लिए था। नाउ लेट मी टेल यू सम फैक्ट्स। मलेशिया इज टॉप 6 सेमीकंडक्टर एक्सपोर्टर ग्लोबली। सेमीकंडक्टर सेक्टर मलेशिया का 25% है जीडीपी का। भारत एक मैन्युफैक्चरिंग और चिप इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है सेमीकंडक्टर्स में। बोथ द लीडर्स अग्रीड कि ज्वाइंट सेमीकंडक्टर का सप्लाई चेन होना चाहिए। बिग बिग थिंग, ज्वाइंट सेमीकंडक्टर का सप्लाई चेन होना चाहिए। एआई प्लस चिप्स प्लस डिजिटल टेक बनना चाहिए। ट्रस्टेड पार्टनर मॉडल, चाइना पे डिपेंडेंसी कम करो। ये डायरेक्टली लिंक्ड है यूएस चाइना टेक वॉर, ताइवान रिस्क और इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी को लेकर। मलेशिया यहाँ भारत का एक स्ट्रेटेजिक हेज बन रहा है, अगर आप भारत के दृष्टिकोण से देखें तो। पॉइंट नंबर 3, ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स, आसियान गेटवे। मोदी जी ने ओपनली कहा, भारत आसियान सेंट्रलिटी को प्रायोरिटाइज करेगा। उसके की इकोनॉमिक पॉइंट्स है AITIGA, यानी आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। अर्ली कंप्लीशन के लिए पुश भी होगा इस AITIGA के। और एक साइलेंट पर एक पावरफुल मूव, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। NPCI भारत का और पेनेट मलेशिया का। इसका मतलब, ध्यान से सुनिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रूपी बेस्ड सेटलमेंट, डॉलर डिपेंडेंसी कम होगी, फास्टर रेमिटेंसेस एंड डायस्पोरा फ्रेंडली सिस्टम। सारी चीजें आएंगी इसमें। पॉइंट नंबर 4, इंडो पैसिफिक एंड जियोपॉलिटिक्स। मोदी जी का मैसेज क्रिस्टल क्लियर है दोस्तों, इंडो पैसिफिक यानी ग्लोबल ग्रोथ इंजन। आसियान के साथ पीस एंड स्टेबिलिटी हो, रूल्स बेस्ड ऑर्डर हो। इसका मतलब, इसका डायरेक्ट सिग्नल जा रहा है कि चीन को बैलेंस करो, सी लेन्स सिक्योर करो, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए। मलेशिया जैसे कंट्री का भारत के साथ ओपनली अलाइन होना जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा सिग्नल है। इट्स अ बिग बिग डेवलपमेंट। पॉइंट नंबर 5, एग्रीमेंट्स एंड MOUs। मैसिव मैसिव लिस्ट, बहुत ही लंबा लिस्ट है दोस्तों। 11 मेजर डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज हुए हैं, इंक्लूडिंग, ध्यान से सुनिए, सेमीकंडक्टर कोऑपरेशन, ऑडियो विजुअल एंड फिल्म को प्रोडक्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट, एंटी करप्शन, UN पीस कीपिंग, हेल्थ एंड मेडिसिन, सोशल सिक्योरिटी, स्किल डेवलपमेंट, साइबर एंड नेशनल सिक्योरिटी, आयुर्वेदा कोलैबोरेशन, CEO फोरम रोड मैप। सो ये कुछ लिस्ट है मेरे पास, जो मैंने अभी जस्ट लिस्ट मेरे सामने है तो मैं देख के आपके सामने बोल रहा हूँ। इफ देर इज एनीथिंग एल्स यू फील द विच हैज बीन मिस्ड, प्लीज प्लीज फील फ्री टू हाईलाइट। ये लिस्ट दिखाता गया है दोस्तों।
ये कोई शॉर्ट टर्म ऑप्टिक्स नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल डेप्थ पे ध्यान दिया गया है। लॉन्ग टर्म, खेला लॉन्ग टर्म है यहाँ पर। छठवां पॉइंट, कल्चर, डायस्पोरा और सॉफ्ट पावर। मोदी जी का तमिल कनेक्ट वाज इंटेंशनल। अब इसमें भी मेजर अनाउंसमेंट्स क्या है? तिरुवल्लुवर सेंटर होगा, यूनिवर्सिटी मलया में। तिरुवल्लुवर स्कॉलरशिप्स होंगे। भारतीय कॉन्सुलेट जनरल मलेशिया में खुलेंगे। डायस्पोरा की मीटिंग्स होंगी, इसमें इंडियन ओरिजिन एमपीज होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, सेनेटर्स हैं। सॉफ्ट पावर का मतलब सिर्फ योगा या कल्चर नहीं होता, सॉफ्ट पावर का मतलब पॉलिटिकल कैपिटल अब्रॉड। जी दोस्तों, पॉलिटिकल कैपिटल अब्रॉड। इसमें पार्ट 4, हमारे सेशन का पार्ट 4, व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक टेक अवे फ्रॉम द मीट। दोस्तों इस विजिट का मतलब सिंपल है। भारत को चाहिए सेमीकंडक्टर की सिक्योरिटी, आसियान का गेटवे, इंडो पैसिफिक में इन्फ्लुएंस, ट्रस्टेड पार्टनर्स। मलेशिया को चाहिए इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, भारत का मार्केट एक्सेस, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, चाइना प्रेशर बैलेंसिंग। ये रिलेशनशिप दोस्तों कोई एंटी चाइना नहीं है, ये रिलेशनशिप है प्रो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। देखो, आप जब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी करोगे चाइना अपने आप काउंटर हो जाएगा। यू डोंट नीड टू डू मच सेपरेटली, क्योंकि क्वाड से ऑलरेडी होगा इंडो पैसिफिक में प्रेशर। कंक्लूड करने के लिए दोस्तों, भारत मलेशिया का रिलेशन कोई नया चैप्टर नहीं है, ये एक अनफिनिश्ड हिस्टोरिकल स्टोरी का नेक्स्ट फेज है। वर्ल्ड वॉर 2 के जंगलों से लेकर सेमीकंडक्टर क्लीन रूम्स तक, ये रिश्ता हिस्ट्री से बना है और डायस्पोरा से जिया है, और जियोपॉलिटिक्स से फ्यूचर डिफाइन करेगा। तो चलिए यहीं पर हम आज के सेशन का अंत करते हैं। मुझे लगा थोड़ा भारत मलेशिया के रिलेशनशिप पे बात करना चाहिए, सिंस पीएम मोदी इज इन मलेशिया। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। अम, बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर। जय हिंद, भारत माता की जय।